हैं TTF में, जो कि एक बृहद पर्यटन मेला है। यहाँ आपको हर राज्य के पर्यटन विभाग की और कई पर्यटन से संबंधित संस्थाओं की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो देर नहीं करते हैं, आपको लिए चलते हैं अंदर। मध्य प्रदेश यहाँ हम अंदर जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे गुजरात टूरिज़्म दिख रहा है। ये कर्नाटक, आप देख रहे हैं कर्नाटक के मंदिरों की एक खूबसूरत शोभा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, ये गुजरात के मंदिरों की खूबसूरत एक छटा है जो गुजरात के स्टॉल को और भी सुंदर बना रही है। ये हमने ये आप गुजरात से आए हो? हाँ, गुजरात का हम ऑथराइज्ड एजेंट हैं। अच्छा, इंडिया के हर जगह पर भी हम काम करते हैं। आपका कैसा अनुभव रहा है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बार हम यहाँ पर पहली बार आए हैं। तो गुजरात के बारे में, गुजरात पर्यटन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? गुजरात, आपका शुभ नाम पहले बता दीजिए। आइलिना चौक। ओके, अब बताइए गुजरात के जो पर्यटन है, मैं पीछे द्वारिकाधीश मंदिर देख रही हूँ, जो गुजरात का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। और आप अगर गुजरात जाएं तो द्वारिकाधीश मंदिर तो ज़रूर जाएं। तो मैम बताइए, आपको कैसा मतलब आप क्या कहना चाहेंगे गुजरात पर्यटन के बारे में? गुजरात पर्यटन तो इंडिया का एक प्रमुख अभी पर्यटन क्षेत्र बन गया है। और पोस्ट कोविड जो रूल्स है, वहाँ पर भी गुजरात का कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट कुछ ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना के कारण कोई असर पड़ा? कोरोना के कारण तो असर पड़ा। कारण तो ये बोल रहे हैं कि पोस्ट कोविड या पोस्ट कोरोना जो रूल्स है, उसके लिए गुजरात का कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ नहीं है कि आप आर्टिफिशियल करके भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। और हमारा बहुत सारे पैकेजेस हैं, हम B2B भी करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा। आप और ऐसे ही इंजॉय कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये आप देखिए, ये गुजरात टूरिज़्म है। ये है तमिलनाडु और सामने है हमारे केरल। केरल की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में तो बहुत ज़्यादा बात होती है, और आप देख सकते हैं कि केरल के स्टॉल पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। TTF एक ऐसा मेला है जो कि सभी को आकर्षित करता है, और हमेशा ही आपको यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा और अलग देखने को मिल सकता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनी जो यात्रा ट्रेडिशनल यात्रा होती है, वो इस तरह से होती है कि पहले आप यमुनोत्री जाते हैं, फिर गंगोत्री जाते हैं, फिर उसके बाद आप केदारनाथ जाते हैं, फिर बद्रीनाथ जाते हैं। ये एक पुराना चला आ रहा है, जिसके हिसाब से यात्रा चार धाम की होती है। जो उस पर लिखा है, उसमें ये है कि जब शीतकालीन जाड़े के लिए मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तो भगवान की मूर्ति जो है वो बाकी समय पूजा के लिए उन जगहों पे आ जाती है। तो वो जो विंटर चार धाम, मतलब एक तरह से विंटर चार धाम कह लीजिए, जो भगवान की जो मूर्ति जो आती है, वहाँ पूजा उसकी जाड़ों के दिनों में होती है।
तो अगर आप चाहते हैं, मतलब अगर आप किसी वजह से नहीं आ पाए तो आप जाड़े में भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जैसे पांडुकेश्वर में बद्रीनाथ जी की आती है, मुखीमठ में केदारनाथ जी की मूर्ति आती है, गंगोत्री जो है वो मुकबा में आती है, यमुनोत्री की खरसाली में आती है। तो ये वो जगह है जहाँ पे आप जाड़े में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। तो अभी पूरा साल में दर्शन कर सकते हैं। इस तरह से आप मतलब उनकी दर्शन कर सकते हैं। हाँ, अब कौन कौन सी चार धाम छोड़ के बाकी सब खुला हुआ है? चार धाम छोड़ करके अभी यात्रियों के लिए पूरा खुला हुआ है। अच्छा अच्छा। और आप जो बोल रहे थे 15 नवंबर से वो आपका फॉरेस्ट, देखिए वो नेशनल पार्क जो है बरसात में बंद होते हैं। तो कितना वो है नेशनल पार्क्स? हमारे यहाँ जो है 6 नेशनल पार्क। अच्छा अच्छा। तो उसमें सबसे फेमस तो कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है, उसमें राजा जी नेशनल पार्क है। तो ये 15 नवंबर से जो बाघ खुल जाते हैं कोर एरिया में जाने के लिए, बफर एरिया में तो आज भी जा सकते हैं। अगर आप आसपास बफर एरिया में जाना चाहते हैं तो अभी भी जा सकते हैं। हाँ, एक तरह से जो है कि हम लोगों के पास एक बेसिक डाटा होता है, उसमें ये है कि 12 to 15% ऑफ द टोटल जो है वो वेस्ट बंगाल से है। Only 12 to 15%. 12 to 15%। एग्जैक्टली नहीं है कि कौन बजट है या आपका हाई एंड है, मतलब हम लोग इस तरह से कुछ उसका जो इकोनॉमिकल सर्वे नहीं होता है, बट ऑन द फुटफॉल बेसिस, ऑन द फुट आप ये देखिए टोटल ऐसा कोई नहीं है, एक पर्टिकुलर कोई प्लेस नहीं, पूरा शुरू से ही वेस्ट बंगाल के लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर अगर किया होगा तो वेस्ट बंगाल के लोगों ने किया है उत्तराखंड को एक्सप्लोर। ऐसा मैं पर्टिकुलर कोई डेस्टिनेशन नहीं तो कह सकता हूँ कि मसूरी जाता है, नैनीताल नहीं जाता, पर हर जगह जाता है। चालू हो सकता है। देखिए 4 धाम अभी हाई कोर्ट का बैन है। स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इस हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रहा, देखते हैं किसने बैन किया है? उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल को लेके ही किया था कि चूँकि सब बहुत जगह यात्रा रुकी हुई है, रिलीजियस यात्रा रुकी हुई है, जैसे महाराष्ट्र में भी बंद कर रखा हो जगह, तो उससे ये मान के उनको ये लगा कि शायद इससे और स्प्रेड करेगा, तो उसको देखते हुए इनिशियली उन्होंने बैन कर दिया। हरिद्वार में तो प्रॉब्लम हुआ था, सेकंड वेव में तो बहुत सारे जगह से एलिगेशंस की प्रॉपर आर्टिफिशियल टेस्ट नहीं हुआ था, बहुत सारे भीड़-भाड़ हुआ था सेकंड वेव में। नहीं, वो उनको लेके थोड़ा सा था, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। तो टूरिस्ट बहुत आ रहा है। हरिद्वार में हॉर्टिकल्चर में भी ठीक चला है। कोविड प्रोटोकॉल आप लोग क्या क्या फॉलो कर रहे हो वहाँ पर अभी? देखिए उत्तराखंड में अभी आने के लिए आज की तारीख में जो रिस्ट्रिक्शन है उसमें आपको देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल है, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जस्ट अच्छा। रजिस्ट्रेशन, अच्छा। आपको परमिशन हाँ, देहरादून स्मार्ट उत्तराखंड सिटी में पोर्टल। देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल है, उसमें आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ में एज ए टूरिस्ट आपको होटल की कहाँ बुकिंग कराया वो डालना होगा। अच्छा। आपके पास RT-PCR, TrueNet, CBNet या एंटीजन, अच्छा ये रिपोर्ट होनी चाहिए। अच्छा। अगर आपका एनी ऑफ द एनी अदर वन, आर्टिफिशियल ट्रूनेट RT, CBNet और एंटीजन, रैपिड एंटीजन। रैपिड एंटीजन, ये जो है 72 आवर्स से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। इसके अलावा अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपका 15 दिन से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो गया हो, सर्टिफिकेट ही है। अच्छा, 15 डेज प्रायर वैक्सीनेशन। 15 डेज और सो फर्स्ट डोज और सेकंड नो वो तो तो सेकंड डोज आफ्टर 15 डेज। हाँ, वो भी उसको भी आप एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अगर टाइम में उसके लिए अगर से मेरा सेकंड डोज हो गया, 15 डेज हो गया, so I don't need to provide You don't need this test. वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होने से
then you don't need that. सेकंड सर्टिफिकेट होने का बाद भी तो पोर्टल में जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन but that is only registration. You don't need to have any kind of permission for Just that. to inform you. Just to inform. देखिए, प्राकृतिक आपदा कभी भी कहीं भी आ सकती, तो अभी तक मंदिर सभी ऐसे हैं जो पौराणिक मंदिर हैं, सभी मंदिर अभी तक सुरक्षित हैं। इवन 2013 में जब केदारनाथ में ये जो त्रासदी हुई थी, उसमें भी मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची। उसके लिए तो जो भी आसपास जो उनको रेस्टोरेशन का है, जो एएसआई प्रोटेक्टेड है, वो एएसआई कर रहा है उसके साथ में, और बाकी राज्य सरकार भी समय समय पर जो उनके प्रोटेक्शन का काम करती रहती है। बाकी देखिए, जहाँ तक रास्ते हैं, ये तो पहाड़ी राज्यों में थोड़ी बहुत जो है लैंडस्लाइड तो हमेशा होती है, जुमान जी, और इसको तुरंत ही जो है जो राज्य सरकार की प्रायोरिटी रहती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये प्रायोरिटी रहती है, उसको तुरंत साफ भी किया जाता है। रास्ता यात्रा कभी रुकने नहीं दी गई। लैंडस्लाइड के लिए आपको लैंडस्लाइड के लिए जो सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है अपने अपने लेवल प्राकृतिक क्या है, क्या कर रहे नहीं कर हैं। सकते? नहीं, देखिए, करा है उसको अवॉइड किया जा सकता है। अभी तो आपको जैसा पता होगा कि चारों धाम के लिए भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी योजना चल रही है, जिसमें इसको 4 लेनिंग ऑल वेदर रोड की तरह डेवलप किया जा रहा है कि किसी भी समय आप जा सकते हैं। वो भी काम चल रहा है। जो भी एक वनरेबल पॉइंट्स हैं, उनको पहले से चिन्हित किया गया है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकते हैं, तो वहाँ पे वो डोजर है या मैन पावर है इस तरह का, कि अगर स्लाइड होता है तो उसको तुरंत ही क्लियर कर दिया। अगर कोई बड़ी स्लाइड आ गई, मौजूद रख देते हैं। पहले से मौजूद है, वो आइडेंटिफाइड जगह है ना होती है जहाँ से इमिग्रेशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह की व्यवस्था जो है तुरंत की जाती है। सरकार इसके लिए बहुत प्रोएक्टिव है कि जो भी चीज़ें जरा सा भी अगर कुछ होता है तो उसके लिए तुरंत उसका संज्ञान लिया जो है। हमारा उद्योग विभाग इस पर काम कर रहा है, पर जो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे अमेजोन हो या और भी प्लेटफॉर्म है, उसमें भी उत्तराखंड के हस्तक्षेप को जो है वो बेचने का जो है वो प्रबंध किया गया है। और अभी आउटलेट्स तो इस तरह की कोई योजना नहीं है कि जो अन्य राज्यों में आउटलेट्स खुले हैं, मतलब ये व्यवस्था ऑनलाइन की जा रही है। राज्य सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी और पर्यटन मंत्री जी ने जो है लगभग 200 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर को दिया है, जिसमें एम्प्लॉयज़ को 6 महीने के लिए हर 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 6 महीने ऑल रजिस्टर्ड कंपनी, और रजिस्टर्ड 6 months, कंपनी जो उनके एम्प्लॉयज़ को 6 months। 2,000 रुपये। अच्छा, एक ये दिया गया है, जितने हमारे जो this is from which period? 6 months, this is from? 6 months स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त। अच्छा, this August, अच्छा अच्छा, इसके अलावा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट में जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए फीस ली जाती थी, उसको एबॉलिश कर दिया गया है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। टूरिज्म रजिस्ट्रेशन फीस, ये कितना था अमाउंट? ये अलग अलग था। अच्छा। जैसे राफ्टिंग के लिए ये 15,000 रुपये भी था, तो नई यूनिट रजिस्ट्रेशन रेन्यूअल के लिए 1,000 रुपीज़ था। अच्छा अच्छा, अलग अलग मैंने कैन गो अप टू 15,000। पूरा वो केवल राफ्टिंग के लिए था। अच्छा, अच्छा। जिसको हम लोगों ने उसको भी वेव ऑफ किया। राफ्टिंग है, पैराग्लाइडिंग है, अच्छा, इनके जो ऑपरेटर्स हैं इनके रिन्यूअल और लाइसेंस भी हटाया गया है। This for how long? That year? दिस फाइनेंशियल मार्च 2020। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो जितने जो है उनके ड्राइवर्स थे, कंडक्टर्स थे, उनको भी यही असिस्टेंस दिया गया 2,000 रुपये का। अच्छा, जितने टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनको वन टाइम 10,000 रुपीज़ दिया गया है ओनर्स को। टूर ऑपरेटर्स एंड ट्रैवल एजेंट्स, टूर Okay. ऑपरेटर्स को 10,000 रुपीज़ दिया गया है। वन टाइम। सर, जितना भी क्योंकि इंडस्ट्री खुद ही काफ़ी डिस्प्रेशन में है और हाँ, काफ़ी हाँ। लग रही, तो
प्राइवेट सेक्टर जितना भी डिस्काउंट वगैरह कर रहा है, नई काफ़ी कंसेशनल पैकेज भी उन्होंने डाले हैं। तो हमारे दोनों कॉरपोरेशन है, GMEN और KMEN, अच्छा ये गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम, अच्छा यही होटल को रन करते हैं। अच्छा तो जो भी इंडस्ट्री के जो नॉर्म्स है ऑलमोस्ट वही फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी कम्पिटिटिव रेट पे अच्छा। दोनों कॉर्पोरेशन भी जो है अपने होटल और पैकेज दे रहे हैं। जी 2000 रुपये मिला तो कितना आदमी उसको फैसिलिटी मिला? लगभग 50,000 लोगों को, 50,000 लोगों को 2,000 रुपये के हिसाब से फॉर 6 मंथ देने का टारगेट है। 10,000 रुपये कितना? 10,000 हमारा जो ट्रैवल एजेंट वगैरह है, जो हमारे यहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेट है, वो लगभग 650 लोग हैं।